हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुप्रयुक्त गणित अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड के यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। यूनिट फर्स्ट की कंप्लीट वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूनिट फर्स्ट आरव्यू के संपूर्ण वीडियोस और कंप्लीट सिलेबस के आधार पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हमने वहाँ पर बताया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप कंप्लीटली वॉच कर सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर सेकंड, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी हम बात करेंगे। यूनिट नंबर सेकंड में हमारे पास है साधारण अवकल समीकरण और उसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रथम कोटि के अवकल समीकरण, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो अवकल समीकरण ये होती क्या है, सबसे पहले इनको जान लीजिएगा। वे समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा अवकल गुणांक दोनों होते हैं, तीनों होते हैं, अवकल समीकरण कहलाती हैं। निम्न समीकरण अवकल समीकरण, जो भी ये समीकरण दी हुई हैं ये सभी अवकल समीकरण है। यानी कि तीन बात याद रखिएगा, जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और अवकल गुणांक होंगे वही हमारे पास अवकल समीकरण कहलाएंगी। क्लियर। नेक्स्ट है साधारण अवकल समीकरण क्या होती है। साधारण अवकल समीकरण ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं। वे अवकल समीकरण जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर होता है, याद रखिए, जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर होता है साधारण अवकल समीकरण कहलाती हैं। ऐसे समीकरणों का सामान्य रूप कैसा होता है कि f या तो x का फंक्शन होगा, y का फंक्शन dy/dx इस तरीके से दिया हुआ होगा और इक्वल टू में 0। और जो हमें ऊपर सभी समीकरण दी हुई हैं ये सभी साधारण अवकल समीकरण हैं। ठीक है, ये सभी जो है वो साधारण अवकल समीकरण है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है। तो आंशिक अवकल समीकरण में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो वे समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर तथा इन स्वतंत्र चरों के सापेक्ष आंशिक अवकलज पाया जाता है, आंशिक अवकलज होता है, तो आंशिक अवकल समीकरण कहलाती है। यानी कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर और इन स्वतंत्र चरों के सापेक्ष आंशिक अवकलज होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती हैं, जो यहाँ पर आपको दिखाई गई है। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पर 4 इक्वेशन दिखाई गई हैं, आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है अवकल समीकरणों की कोटि और घात, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, किसी अवकल समीकरण की कोटि, उसमें उपस्थित महत्तम अवकलज जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी बात हो रही है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो कोटि होगी वही उसको क्या कहलाएंगे, अवकल समीकरण की कोटि होगी। और समीकरण की घात जो है वो क्या कहलाएगी, महत्तम अवकलज की जो घात है उसी के बराबर हो जाएगी अवकल समीकरण की घात। और ये तभी होगा जब समीकरण में उपस्थित जो अवकल गुणांक और भिन्नात्मक घातों से और करनी के चिन्ह जितने भी लगे हुए हैं उनसे वो इक्वेशन फ्री हो जाएगी, तभी हम उसकी अवकल समीकरण की कोटि और घात को बता सकते हैं। नेक्स्ट है अवकल समीकरण बनाना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। दी हुई समीकरण को अवकलित करके, ध्यान से सुनिएगा, जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसको अवकलित करके उसमें उपस्थित स्वच्छ अचरों, जिनको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, उनका विलुप्त कर देने पर अवकल समीकरण जो है वो प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो ए बी सी इस तरीके से ये कांस्टेंट दिए हुए होंगे उनको विलुप्त जब हम कर देते हैं तो हमें एक अवकल समीकरण प्राप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अवकल समीकरण अधिक से अधिक उतनी बार अवकलित कर सकते हैं जितने समीकरण में स्वच्छ अचर दिए हुए होंगे। अगर 2 हैं तो 2 बार अवकलित करेंगे, 3 है तो 3 बार अवकलित करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवकल समीकरणों को हल करने की कुछ विधियां दी हुई हैं, टाइप्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है चर राशियों में पृथक्करणीय समीकरण, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल टाइप इक्वेशन। पृथक्करणीय समीकरण जो होती हैं उनको क्या करते हैं, x के वेरिएबल अलग कर देते हैं, y के अलग करते हैं और तब जाके उनको समाकलन करके अवकल समीकरण प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर किस तरीके से है। पहला टाइप हमें दिया हुआ है चर राशियों में पृथक्करणीय समीकरण। वे समीकरण हैं जो f(x) dx प्लस f(y) dy इक्वल टू 0 के प्रारूप की होती है। ये वे समीकरण होती हैं। ठीक है, इस रूप में ढल सकती हैं वे समीकरण भी हम क्या कहेंगे, चर राशियों में पृथक्करणीय समीकरण कहेंगे। यानी कि कोई इक्वेशन दी हुई है उसको अगर हम f(x) dx प्लस f(y) dy इक्वल टू 0 के रूप में अगर ढाल दें तो ऐसी समीकरण का हल प्रत्येक पद को अलग अलग समाकलित कर प्राप्त किया जाता है। अर्थात इस प्रकार के समीकरणों का हल जो है इस तरीके से किया जाता है। यानी कि जो अलग अलग हमारे पास पृथक करके वेरिएबल आएंगे उनका समाकलन कर देंगे और सी जो है जहाँ पर समाकलन स्थिरांक होगा और हमें अवकल समीकरण प्राप्त होगी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप सेकंड। टाइप सेकंड की अगर बात करें तो चरों के पृथक्करणीय रूप में परिवर्तन समीकरण, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर है यहाँ तक।
अब इसकी बात करें तो यदि समीकरण dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फंक्शन दिया हुआ है, तो जो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड उसको हम क्या करेंगे z मान लेंगे और z मान करके क्या करेंगे अवकलित करेंगे। ठीक है, तो dy अपॉन डी एक्स को डी जेड अपॉन डी एक्स के रूप में परिवर्तित कर देंगे और इससे समीकरण का जो प्रथम रूप है जो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई इक्वल टू 0 आएगा उसके रूप में हम परिवर्तित कर देंगे, यानी कि जो समीकरण है वो इसके रूप में बन जाएगी और फिर क्या करेंगे प्रत्येक पद को अलग अलग करके उसको समाकलित कर देंगे और समाकलित कर देने पर हमें एक अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या होता है समघात अवकल समीकरण, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समघात अवकल समीकरण क्या होती है, जो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन एफ एक्स वाई का जो रूप है ये समीकरण होती हैं जिनमें अंश और हर के प्रत्येक पद की घात बराबर होती है और समघात समीकरणें कहलाती हैं। ठीक है, वे समघात समीकरण कहलाती है जिसमें अंश और हर की जो घात है वो बराबर होती है। जैसे हमें दिया गया है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट वाई प्लस एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स वाई यानी कि घात 2 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर घात 2 हो जाएगी, नीचे भी इसी तरीके से घात 2 है तो ऊपर भी घात 2 है नीचे भी, यानी कि अंश और हर में दोनों की घात बराबर है, तो ये समघात अवकल समीकरण कहलाएगी। इसी तरीके से हमारे पास ये दिया हुआ है। तो ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए क्या करते हैं, y को हम vx मान लेते हैं और y को vx मान लेते हैं, उसके बाद अवकलित करने पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू जो है हमारे पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स मिलता है। अब क्या करते हैं कि y तथा dy अपॉन डी एक्स के इन मानों को मूल समीकरण में रख देते हैं और इससे समीकरण के चरों के पृथक्करण का वेरिएबल आ जाता है। और फिर क्या करते हैं हम वही जो वेरिएबल सेपरेबल में किया था, यानी कि अलग अलग वेरिएबल का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद उसको अवकल समीकरण में परिवर्तित कर देंगे। नेक्स्ट है टाइप नंबर 5। टाइप 5 में क्या करते हैं, समघात समीकरण में परिवर्तनशील जो इक्वेशंस हैं उनको प्राप्त करते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरीके से ये इस रूप में समीकरण होती हैं और जहां पर क्या होता है x इक्वल टू एक्स प्लस एच और y इक्वल टू वाई प्लस के रखकर समीकरण को समघात में परिवर्तित कर लेते हैं। तब समघात समीकरणों को हल करने की विधि समीकरण जो है वो हल हो सकती है जो हमारे पास समघात समीकरण वाली विधि थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। तो y तथा dy अपॉन डी एक्स में रैखिक समीकरणें जो होती हैं वो किस रूप में होंगी, वो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रूप में समीकरणें हमें मिलती हैं, जहाँ p और q क्या है स्थिर राशियाँ हैं तथा जो x है वो एक फलन है। ठीक है, तो y तथा dy अपॉन डी एक्स में रैखिक समीकरणें कहलाती हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो आंशिक चर है y तथा इसका अवकल गुणांक dy अपॉन डी एक्स केवल प्रथम घात में होते हैं। इन्हें हल करने के लिए जो इक्वेशन नंबर 1 ये दी हुई है, दोनों पदों में क्या होता है कि e की पावर इंटीग्रेशन p dx से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और कैसे, जैसे मान लो कि हमें ये दिया हुआ है कि दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हमने dy में इसके मल्टीप्लाई किया, p में मल्टीप्लाई किया, q में भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि इन दोनों पदों को एक साथ लेते हैं, इन दोनों पदों को हमने एक साथ उठाया और x के सापेक्ष इसका समाकलन कर दिया। तब हम समाकलन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है वो हट जाता है और जो पद है वो बचेगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे q e पावर ऑफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स का इंटीग्रेशन किया और ये c जो है ये समाकलन स्थिरांक यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन फैक्टर, इसी में इसको क्या कहते हैं, हम इंटीग्रेशन फैक्टर कहते हैं। तो इसको आई एफ से लिखेंगे, यहाँ पर भी इसको इस टर्म को हम आई एफ के नाम से लिखेंगे और ये जो इक्वेशन प्राप्त होती है यही हमारे पास समीकरण का अभीष्ट हल है, यानी कि इसी से हम संपूर्ण हल प्राप्त करते हैं जो हमारे पास अवकल समीकरण प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि x तथा dx अपॉन dy में रैखिक समीकरण है। अभी हमने बात किया था y तथा dy अपॉन dx में अवकल समीकरण है और अब बात करते हैं कि x तथा dx अपॉन dy में रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब देखिएगा जो x तथा dx अपॉन dy में अवकल समीकरण है तो रैखिक समीकरण है, तो हम उसको इस रूप में देखते हैं। जो हमारे पास y तथा dy अपॉन dx में रैखिक समीकरण थी तो वो थी dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पर x तथा dx अपॉन dy में रैखिक समीकरण है तो dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू ये होगी। इसके रूप में समीकरण हमें मिल जाती है। तो जहाँ पर p और q क्या है स्थिर राशियाँ हैं और y के फलन हैं और x तथा dy अपॉन dx में रैखिक समीकरणें कहलाती हैं। अब x तथा dx अपॉन dy केवल प्रथम घात के होते हैं और ऐसे समीकरणों का हल जो है वो क्या होता है यहाँ पर, यानी कि बस इतना करना है आपको कि जहाँ पर x
है और वहां पर क्या कर देना, y कर देना है। यानी कि पहले इक्वेशन में y था हर जगह, तो यहाँ पर क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, x की जगह पर y और y की जगह पर x को रिप्लेस कर देना है। यही इस इक्वेशन में केवल बदलाव है और कुछ नहीं है। यहाँ पर ये क्या कहलाता है, जो इंटीग्रेशन फैक्टर है उसको हिंदी में समाकलन गुणांक कहते हैं, और e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन p dy के बराबर होगा अगर x तथा dx अपॉन dy में रेखिक समीकरण हमें मिलती है। तो रेखिक अवकल समीकरणों को क्या कहते हैं, लेबनीज रेखिक समीकरण भी कहते हैं। याद रखिए, लेबनीज रेखिक समीकरण भी कहते हैं। कभी कभी ये आपसे मालूम कर लेता है कि रेखिक अवकल समीकरणों को क्या कहते हैं, तो लेबनीज रेखिक समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट में बात करें तो टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या है, देखिए रेखिक रूप में परिवर्तनशील समीकरण, रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अब यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि जो dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q था, उसमें q के जो टर्म है उसमें y की पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस रूप में जो समीकरण मिलती है उसमें y की पावर n से उसको हम क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। y की पावर n से विभाजित करने पर 1 अपॉन y की पावर n-1 की घात जो z है उसके बराबर हो जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि 1 अपॉन yn-1, तो ये जो है z के बराबर हम ले लेते हैं और इसमें रेखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी कि हमें जो है q में एक टर्म की मल्टीप्लाई मतलब हमको मिल जाती है जो रेखिक रूप में परिवर्तनशील समीकरणें होती हैं उनमें। ठीक है, तो यहाँ पर y n से पहले उसको क्या करते हैं, y की पावर n से उसको डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ, और जो टर्म हमारे पास आती है कि 1 अपॉन y की पावर n-1 उसको z मान लेने से समीकरण रेखिक रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार की रेखिक अवकल समीकरणों को बर्नौली अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा लेबनीज अवकल समीकरण और बर्नौली अवकल समीकरण किसे कहते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए, याद रखने योग्य कुछ बातें हैं कि यदि रैखिक समीकरण dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q रूप की है तो समीकरण का हल जो होगा वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू समाकलन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx से प्राप्त होता है। ठीक है, जहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन p dx होगा। अगर उसमें जो दिया हुआ है वो इस फॉर्म में है कि dy अपॉन dx प्लस px इक्वल टू q रूप की है, तो सॉरी ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y है और यहाँ पर, हाँ आप सही है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके से आपको दिया हुआ है तो ये जो होगा इस रूप में, यानी कि जहाँ पर हमारे पास y था वहाँ पर x और जहाँ पर x है वहाँ पर y को बदल देते हैं। नेक्स्ट है कि यदि रैखिक अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q y पावर ऑफ n रूप की है तो पहले पूरी समीकरण को क्या करते हैं, हम y की पावर n से विभाजित कर देते हैं और फिर 1 अपॉन y की पावर n-1 को हम z मान लेते हैं और dy अपॉन dx को dz अपॉन dx में परिवर्तित कर लेते हैं। और फिर हमारे पास जो इक्वेशन का हल बनता है वो क्या बनता है, जहां पर x और y था ऊपर वहां पर क्या करते हैं हम, जहां पर y था वहां पर z और जहां पर हमारे पास ये dx है वो dx ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में टाइप नंबर 7। तो टाइप नंबर 7 में हम क्या करते हैं, जैसे यथार्थ पूर्ण अवकल समीकरण है, तो यथार्थ पूर्ण अवकल समीकरण के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, देखिएगा समीकरण x y इक्वल टू c को अवकलित करने पर, जब हम x y इक्वल टू c को अवकलित करते हैं तो हमारे पास होता है x dy प्लस y dx इक्वल टू 0। अब समीकरण y अपॉन x इक्वल टू c को अवकलित करें तो हमारे पास ये प्राप्त होगा। तो समीकरण sin x cos y इक्वल टू c को अवकलित करने पर हमें cos x cos y dx माइनस sin x sin y dy हमें प्राप्त होता है। तो हम ये देखते हैं कि ऊपर जो भी प्राप्त तीनों अवकल समीकरण हमें हैं तो वो fxy इक्वल टू c प्रकार के समीकरणों को बिना कोई और क्रिया किए हुए सीधे अवकलन करने पर प्राप्त हुई हैं। तो ऐसे समीकरण यथार्थ अथवा पूर्ण अवकल समीकरण कहलाती है, यानी कि जो डायरेक्ट एक अवकलित फॉर्म होती है उसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण अवकल समीकरण कहेंगे। अब यथार्थ अवकल समीकरण वह है जो fxy इक्वल टू c को सीधे अवकलित करने पर प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किसी अवकल समीकरण के यथार्थ यानी कि एग्जैक्ट होने का प्रतिबंध क्या है। तो अवकल समीकरण mdx प्लस ndy इक्वल टू 0 जहां m और n और x तथा y के फलन है, यानी कि m और n जो है वो x y के फलन होंगे और यथार्थ अवकल समीकरण ये कहलाएगी यदि डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x ये कंडीशन फॉलो होती है, तभी ये क्या कहलाएगी, अवकल समीकरण कहलाएगी, यथार्थ अवकल समीकरण एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो dm अपॉन dy जो है वो क्या है, x को स्थिर मानकर m का y के सापेक्ष जो है हम आंशिक अवकलन कर देते हैं और dn अपॉन dx में क्या करते हैं, y को स्थिर मानकर n का x के सापेक्ष में आंशिक अवकल गुणांक यानी कि आंशिक अवकल कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और इसको x को स्थिर मानकर y के सापेक्ष अवकल गुणांक कहते हैं और इसको n अपॉन
डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स वाई को स्थिर मानकर जो है एन का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक है वो कहलाएगा। अगर आपसे बात करें कि इस इक्वेशन में m का y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक क्या है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्म में लाते हैं, तो इस फॉर्म में लाने पर डेल m अपॉन डेल y बन जाएगा और x को हम स्थिर मान लेते हैं और x को स्थिर मानने पर m का y के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक बन जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं यथार्थ अवकल समीकरणों को हल करना। यथार्थ अवकल समीकरणों को हल करने की विधि आप याद रखिएगा कि y को स्थिर मानकर m का x के सापेक्ष समाकलन करते हैं और n के केवल उन पदों का जिनमें x नहीं है y के सापेक्ष समाकलन करते हैं। ध्यान रखिएगा। अब प्राप्त दोनों समीकरणों के योग का स्थिरांक c के बराबर रख देते हैं और अवकल समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिएगा, बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। सभी टाइप्स के क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो निम्न समीकरण की कोटि तथा घात बताइए। अब बात करते हैं कि निम्न समीकरण की कोटि तथा घात बताइए। तो हमने बताया था कि जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है उसका समीकरण का महत्तम अवकलज देखते हैं और महत्तम अवकलज इसमें क्या है, महत्तम अवकलज d2y अपॉन dx स्क्वायर है जिसकी घात कितनी है, 2 है। तो हमें पता चला कि समीकरण की कोटि जो है वो 2 है और समीकरण की घात जो है वो 2 है। ठीक है, यानी कि कोटि क्या होती है, कोटि होती है जितना उस पर डिफरेंस, यानी कि जितना उस पर डिफरेंशियल पे घात है और जो घात होती है वो उसकी टोटल घात होती है। इसी तरीके से आगे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखिएगा ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें करनी है। ठीक है, यानी कि जो रूट है वो दिया हुआ है, ये 2008, 9, 13, 15 में आया हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू करने पर हम ये इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में ये हो जाएगा। और देखिए रूट को जब हम हटाते हैं तो हम क्या करते हैं 1/2 पावर में कर देते हैं। ठीक है, तो 1/2 इसका टोटल पावर में कर दिया। अब दोनों का क्या करें, दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने पर क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा और ये x की पावर 4 बन जाएगा और यहाँ से ये हट करके इसमें ये हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस भी गायब हो जाएगा जब दोनों का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये पावर गायब हो जाएगी और ये माइनस गायब हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण का महत्तम अवकल, यानी कि हमने क्या कहा था कि करनी से और जो उस पर रूट हैं उनसे हम क्या कर देंगे, उस समीकरण को मुक्त करने पर हम कोटि और घात का निगमन करते हैं। तो देखिए समीकरण का जो महत्तम अवकलज है वो क्या है, वो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है और जिसकी घात कितनी है, 2 है और इसकी जो कोटि है वो भी क्या है, 2 है, यानी कि कोटि 2 हुई और घात इसकी ये भी 2 है। तो आंसर 2 और 2 हो जाएगा। अब इसके बात कर लेते हैं, इक्वेशन हमें दी हुई है कि 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और टोटल की पावर है 2/3 इक्वल टू के डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखिएगा 94, 99, 2001, 2003, 7 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या करने वाले हैं कि देखिए 1/2 घात को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो वो जो है 2 घात में बदल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से इधर 1/3 जो है, तो इस 1/3 को हमने क्या किया, इधर हम ले गए तो ये जो है पावर 3 में बदल जाएगी, दोनों की पावर, यानी कि k की पावर 3 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने ये करनी को हटाया तो समीकरण का महत्तम अवकलज जो है वो क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ये वाला, और ये जो है जो महत्तम अवकल यानी कि d2 2 बार अवकलित है, तो 2 बार अवकलित है तो ये हो जाएगी इसकी ऑर्डर यानी कि कोटि और इसकी पावर कितनी है, 3, तो घात हो जाएगी इसकी 3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं समीकरण y इक्वल टू a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 3x प्लस c e की पावर x का संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 2004, 9, 13, 15, तो इसका हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, और जहां ए बी सी क्या है, स्वच्छ अचर है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। दिए गए समीकरण में स्वच्छ अचर कितने हैं, देखिए ए बी सी 3 स्वच्छ अचर हैं। तो हमने बताया था कि जितने स्वच्छ अचर होंगे केवल उतनी ही बार समीकरण को अवकलित करेंगे। तो यहां पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि समीकरण को 3 बार अवकलित करना है। तो समीकरण को 3 बार अवकलन करने पर अवकल समीकरण प्राप्त होगी, क्या होगी, y इक्वल टू ए की पावर 2x प्लस बी ई की पावर 3x प्लस सी ई की पावर x को 3 बार अवकलित करें तो पहले x के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो dy अपॉन dx से हमें जो है देखिएगा a कांस्टेंट है तो a को ऐसे ही रखा, e की पावर 2x का e की पावर 2x होता है। अब करेंगे इस पावर का 2x का तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से b कांस्टेंट है, e की पावर माइनस 3x करेंगे तो e की पावर माइनस 3x होगा और माइनस 3x करेंगे तो क्या होगा, -3। यहाँ पर c कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पर
अब इसको क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, यानी कि 2a e की पावर 2x बनेगा। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस को क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने -3 लिखा है तो e की पावर -3x और c e की पावर x हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिएगा dy/dx इधर है और 2a e की पावर 2x माइनस 3b e की पावर -3x प्लस c e की पावर x हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हमने ये माना। अब इसका फिर पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, सेकंड बार अवकलन करेंगे तो dy/dx सेकंड डेरिवेटिव हो गया। अब इक्वल टू देखिएगा 2 और a ये दोनों कांस्टेंट है तो फिर से e की पावर 2x का होगा, तो e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x और 2x का फिर करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका अवकलन हो जाएगा और अवकलन होने पर जो प्राप्त होता है तो 4a डॉट e की पावर 2x प्लस 9b डॉट e की पावर -3x प्लस c e की पावर x इक्वेशन नंबर 3 बन जाती है। अब 2 बार अवकलित तो हो गया, अब फिर से हम इसको क्या करेंगे, 3 बार हमें करना था, तीसरी बार अवकलित करेंगे तो हमें जो प्राप्त होने वाली इक्वेशन है वो है 8a डॉट e की पावर 2x माइनस 27b e की पावर -3x और प्लस में c e की पावर x इक्वेशन नंबर 4 बन जाती है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिएगा, अगर हम समीकरण 4 में से इक्वेशन नंबर 2 में 7 से गुणा करके घटा दें और इक्वेशन नंबर 1 में 6 से गुणा करके जोड़ दें तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन बन जाता है। तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 4 का पहला पार्ट यहां पर लिखा, इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 3 का पहला पार्ट यहां पर लिखा और 7 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 का जैसे यहां पर ये है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 का यहां पर पहला पार्ट लिखा और 6 से मल्टीप्लाई किया। क्यों, क्योंकि देखिएगा सबसे बड़ी घात क्या है 3, ठीक है, और फिर हमने क्या किया कि -7 इंटू समीकरण 2 का जो लेफ्ट साइड थी dy/dx और समीकरण 1 का 6 से गुणा करने पर लेफ्ट साइड। अब राइट साइड की बात आती है तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 4 का ये पार्ट्स हुआ, माइनस में 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद तब हम इसको रखेंगे तो हमारे पास जो पार्ट्स बनता है ये आया है, देख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो इधर राइट हैंड साइड ये बन जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो ब्रैकेट्स को ओपन करें, पहला ब्रैकेट तो इसी तरीके से ओपन हो जाएगा। अब देखिए सेकंड ब्रैकेट्स में बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो जो माइनस है वो प्लस में, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। और नेक्स्ट एज इट इज इसी को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें जो भी हमारे पास है, देखिए 8a e की पावर x, e की पावर 2x को देखेंगे, e की पावर 2x वाले कितने हैं, एक ये है और एक ये है और यहाँ पर एक ये बन जाता है, ठीक है। तो देखिएगा हमारे पास क्या क्या है, 8 और 6, ठीक है, 8 और 6 दोनों क्या हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और ये जो है -14 a e की पावर 2x है तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो है आपस में क्या हुए, ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं e की पावर -3x। तो देखिए ये 27 है, ये 21 है और ये 6 है, तो 21 और 6 27 और ये प्लस के होंगे और ये माइनस के, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिएगा 7c e की पावर x और ये प्लस के c e की पावर x है, तो यहाँ पर 6 और ये 1 है तो 7, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या आ गया कि d क्यूब अपॉन y और ये हो जाएगा -7 dy/dx प्लस 6y, यानी कि इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास d3y/dx क्यूब -7 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। आंसर ये हमें मिल जाएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त होती है, ठीक है। एक बार कीजिएगा आपको सफलतापूर्वक जो है ये आ जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड हमें क्या कहता है, उन वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाते हैं तथा जिनके केंद्र y अक्ष पर हैं। अब देखिएगा इसको कैसे करना है, एक हमने वृत्त बनाया, उसने कहा कि मूल बिंदु से होकर जाते हैं और जिनके केंद्र जो है वो y अक्ष पर है, ठीक है। तो ये हमने चतुर्थांश बनाया और एक वृत्त ऐसा बनाया जिसका केंद्र जो है y अक्ष पर हो, तो यहां पर बनेगा, ठीक है। तो यहां पर बनने के बाद जो इसका केंद्र होगा वो क्या होगा, हमने मान लिया कि केंद्र जो y अक्ष पर है वो क्या है 0 और b है, ये हमने मान लिया। तो त्रिज्या क्या हो इसकी b हो गई, यानी कि यहां से यहां तक त्रिज्या होगी, ये होगी b, क्लियर। अब जो वृत्त का समीकरण हम सभी जानते हैं x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर और इक्वल टू में r स्क्वायर। तो a जो है वो क्या है, वो यहां पर देखिएगा आप, a जो है वो 0 है और b जो है वो b है, तो x - 0 का होल स्क्वायर माइनस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर तो आ जाएगा एज इट इज। अब y को a - b का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या करते हैं, y स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इक्वल टू में बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो देखिएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, वाई स्क्वायर का अवकलन होता है 2y, और y का फिर से करेंगे तो dy अपॉन dx होगा माइनस 2b। अब y का करेंगे तो dy अपॉन dx यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x प्लस 2y dy अपॉन dx माइनस 2by अपॉन y, यानी कि दोनों हमने क्या किया, ऊपर नीचे y से मल्टीप्लाई कर दी, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब y से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ कि x प्लस वाई dy अपॉन dx माइनस 2by अपॉन 2y। देखिए किस तरीके से हमने किया, दोनों तरफ अब यहाँ पर हमने y अपॉन y से इसमें मल्टीप्लाई की, ठीक है, y अपॉन y से मल्टीप्लाई करने पर दोनों तरफ क्या किया हमने 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो हम क्या आ गए, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर भी y बचेगा और यहाँ पर नीचे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे भी यहाँ पर 2 आने वाला है। अब नीचे भी जब यहाँ पर हमें 2 मिल गया तो देखिएगा ध्यान से, अब हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई dy अपॉन dx माइनस जो हमारे पास 2by है, अगर हम उसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल टू में 2by। तो 2by की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख सकते हैं और अपॉन में क्या होगा 2y होगा इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसी के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा ये इक्वेशन हमारे पास बनी। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बनी। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम y यानी कि जो dy अपॉन dx इसमें है और इसमें है, इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों में से कॉमन लिया और y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 2y और इक्वल टू में 0 आया। ठीक, अब हमें क्या करना है कि जो ये 2y था इसमें y के अपॉन में 1 मानकर एलसीएम लिया और ये 2y इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, और ये एच माइनस बाहर है तो ये अंदर का चिन्ह जो है बदल देंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है कि इसके अपॉन में 1 मान के और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम जो हमारे पास यहाँ पर 2y है तो वो कहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा 0 से, तो ये 0 0 आने वाला है इसलिए हमने लिखा नहीं है। तो 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई और dy अपॉन dx इक्वल टू 0 यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें आगे तो आगे क्या होगा, जो dy अपॉन dx है, जो dy अपॉन dx है उसको एज इट इज रखेंगे तो ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा माइनस के 2xy अपॉन 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आगे देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो ये 2y स्क्वायर है और ये माइनस वाई स्क्वायर है, ये 2y स्क्वायर ये माइनस 1y स्क्वायर, तो क्या बचेगा, 1y स्क्वायर बचेगा प्लस का माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में आएगा। ध्यान रखिए माइनस के चिन्ह को नहीं भूलना है। अब हमने क्या किया, नीचे से अगर माइनस को कॉमन लिया तो प्लस का एक्स हो जाएगा और माइनस वाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया और यही हमारे पास क्या है, अवकल समीकरण है। क्लियर। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको करना है। ठीक है, इसको आपको करना है। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। y इक्वल टू ए ई की पावर 2x माइनस बी पावर ऑफ b की जो मल्टीप्लाई में e की पावर है माइनस x है, इसका संगत अवकल समीकरण ज्ञात करें। यानी कि इस समीकरण से आपको एक अवकल समीकरण प्राप्त होगा, वो अवकल समीकरण आपको बताना है कि वो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप 1 पर आते हैं। तो चर राशियों के पृथक्करणीय समीकरण है, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल टाइप जो हमारे पास इक्वेशन है इससे बनेगा। देखिएगा इसके आधार पर जो क्वेश्चन होंगे वो किस तरीके से होंगे। देखिए यहाँ पर इक्वेशन हमें दी हुई है 3x प्लस 2x dx और प्लस में 1 प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0, इसको हल करना है। तो हमें जो दिया हुआ है, हमें पता है कि y और x वाले हमको दोनों को अलग अलग करने हैं और बाद में इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें अवकल समीकरण प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमने इधर इसको ले गए तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 3 प्लस 2x है ना। देखिए इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो y वाला है उसको पहले रखा और जो x वाला है उसको बाद में रखा। तो चाहे हम इसको इधर ले जाएं चाहे इसको इधर ले जाएं, दोनों ही माइनस के होंगे। तो हमने जो है क्या किया कि इसको इधर रखा और इसको इधर हमने ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3 प्लस 2x dx। ठीक है, दोनों को समाकलन किया तो समाकलन करने पर जो हमें प्राप्त होता है, देखिए क्या होगा, 1 का समाकलन y के सापेक्ष में y होगा और 3y स्क्वायर का समाकलन जो होगा y के सापेक्ष में 3y क्यूब अपॉन 3 होगा। अब यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर जो है 3 का 3x हो जाएगा, x के सापेक्ष में करेंगे तो और 2x का 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, प्लस में c एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y प्लस वाई क्यूब इक्वल टू माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, माइनस चला जाएगा, प्लस में c। और यहाँ पर जब हम इसको इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है y क्यूब प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इक्वल टू में c। तो यहाँ पर भी ये क्या होगा, ये प्लस होगा।
आप यहाँ पर भी इसे प्लस कर लीजिए, ठीक है, ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट है समीकरण 1 प्लस वाई इंटू एक्स वाई डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई को हल करो, ठीक है, 15, 16, 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा दोनों को हमने जो है इक्वेशन को देखा और दोनों तरफ इक्वेशन के वेरिएबल दिए हुए हैं, तो हमने क्या किया, इस y को इसके साथ ले आए, ठीक है, इस y को हम इसके साथ ले आए और जो ये x है इसको हम x वाले के साथ ले आए, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल हमने किया, वेरिएबल सेपरेबल करने पर हमें इक्वेशन मिली और ये इक्वेशन मिली जो, तो देखिएगा यहाँ पर dx, तो dx हम x के साथ ले जाएंगे, इधर dx भी हम x के साथ ले जाएंगे, क्योंकि इधर y वाले फंक्शन हमने कर दिए टोटल और इधर हमने टोटल x वाले फंक्शन कर दिए। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या समाकलन करना है, दोनों तरफ समाकलन करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो देखिए किस तरीके से होगा। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें 2y से और +2 और -2 से मतलब हमने ऐड कर दिया, ठीक है, 2y ऐड किया, 2y माइनस किया और प्लस में 2 ऐड किया और 2 माइनस किया, क्यों, हमें जो है एक फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अब नीचे 1 माइनस वाई है और इधर एज इट इज रहेगा। तो देखिए अब हमने इसमें देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो माइनस के 2y है और प्लस के 2y है, जब हमने इसको ऐड किया तो ऐड करने पर जो हमें मिला वो देखिएगा कि -2y और ये प्लस के 2y, तो क्या बचेगा, माइनस के y बचेगा, ठीक है। आगे एज इट इज ऐसे ही है, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 और -2, ठीक है। अब इसको देखिएगा, इसको हम किस तरीके से करते हैं कि -y प्लस वाई स्क्वायर से y को कॉमन लिया तो हमारे पास बचता है -y प्लस y अंदर बचेगा ब्रैकेट के, और यहाँ पर अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं तो 2 को कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, y और -1 बचेगा और यहाँ पर प्लस के 2 और नीचे 1 माइनस वाई है, ठीक है, ये एज हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिएगा -2 अब -y, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से माइनस को हमने कॉमन लिया, माइनस को कॉमन लेने के बाद अंदर का चीज जो है वो बदल जाएंगे, यानी कि जो माइनस का 1 था वो प्लस का हो जाएगा और प्लस y जो है वो माइनस में बदल जाएगा और बाकी सब एज इट इज है। आप देखते रहिएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया कि जो वन माइनस वाई और ये 1 माइनस वाई दोनों में है, ठीक है, तो 1 माइनस वाई दोनों में से कॉमन लिया तो क्या होगा कि -y और -2 आ जाएगा और प्लस में 2, यहाँ पर ये सॉल्यूशन बन जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसमें -y और -2 को साथ लेकर के 1/y ये अलग कर दिया और 2 के साथ 1/y ये अलग कर दिया, ठीक है, इतना किया। इतना करने के बाद हम क्या देखते हैं कि 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो -y -2 बचेगा और प्लस में 2/1 माइनस वाई बचेगा और इंटू में dy है, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाते चलेंगे साथ साथ, और अब क्या करेंगे, अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे, ये सिंपल फॉर्म आ गई। अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए -y का इंटीग्रेशन होगा y² 2 का इंटीग्रेशन होगा y के सापेक्ष में 2y, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो 1 अगर x है तो क्या होगा log x होता है, तो 1/1 माइनस y है तो क्या होगा log 1 माइनस y होगा। और अब क्या करेंगे, जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं अगर वो ही फंक्शन हमारे पास है, यानी कि y है तो y माइनस का है तो क्या होगा, नीचे -1 आ जाता है। इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता है, देखिएगा अगर हमारे पास ये -x है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो x² 2 आ जाएगा, और जब x माइनस का है तो हमारे पास ये माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। अब इधर क्या करते हैं, देखिए ये हमारे पास 1/x है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो log x होगा, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा x² 2 और प्लस में एक कांस्टेंट आएगा जो होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पर इसको इस साइड लाए तो ये प्लस का हो जाएगा, और log का इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस एज इट इज रहेगा, 2y आ जाएगा, 2 log 1 माइनस y आ जाएगा, और इक्वल टू में हमारे पास क्या होगा, c होगा। तो ये इक्वेशन जो हमें प्राप्त होती है यही हमारे पास क्या कहलाएगी, अवकल समीकरण कहलाएगी। नेक्स्ट है टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में हम क्या देखते हैं कि चरों के पृथक्करणीय रूप में परिवर्तनशील समीकरण, ठीक है, चरों का पृथक्करण करना है, उसके परिवर्तनशील समीकरण जो होती हैं वो कैसे सॉल्व होती हैं। जैसे हमें दिया हुआ है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर dy/dx इक्वल टू a² को हल करना है, ठीक है, 2009 और 11 में आया क्वेश्चन है। इस समीकरण में x को y से अलग नहीं किया जा सकता,
ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई को, ये वे समीकरण होती हैं जिसमें अलग अलग नहीं हो सकते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को हमने z मान लिया है और उसको अवकलित करेंगे तो 1 प्लस dy अपॉन dx आ जाएगा और इक्वल टू में dz अपॉन dx। x का अवकलन करेंगे और dy अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये 1 जो है ये इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो dz अपॉन dx इक्वल टू -1। अब हमें क्या करना है, अब हम x प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू a स्क्वायर में dy अपॉन dx का मान रखेंगे जो हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा z स्क्वायर, और देखिएगा यहाँ पर x प्लस वाई को हमने z माना था तो z स्क्वायर हो जाएगा और dy अपॉन dx की वैल्यू z की फॉर्म में dz अपॉन dx -1 है और इक्वल टू में a स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो z स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्राप्त होगा z स्क्वायर डेल z अपॉन x माइनस डेल z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अब z को हम क्या करेंगे, z स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास माइनस का प्लस बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ठीक है, यहां पर देखिएगा z स्क्वायर और ये जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि z की फॉर्म में है, वेरिएबल सेपरेबल करना है तो z वाले एक तरफ कर लेंगे और ये जो x है ये इधर चला जाएगा, तो ये टोटल फॉर्म हमें बन के आएगी कि z स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर dz और इक्वल टू में dx, ये फॉर्म बन जाएगी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हमें क्या कर देना है, दोनों तरफ हमको समाकलन कर देना है, तो समाकलन करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो देखिए किस तरीके से। अब इसका समाकलन करेंगे तो देखिए इसमें हमने क्या किया, नीचे a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है, ऊपर z स्क्वायर है, तो हमने a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस और माइनस कर दिया, ठीक है, a स्क्वायर को हमने घटा दिया और a स्क्वायर को हमने ऐड कर दिया, तो यहां पर जो हमने ऐड किया है उसको साथ लेकर के हमारे पास एक फॉर्म ये बन जाएगी और जो हमने माइनस किया था उसके साथ हमारी एक फॉर्म ये बनेगी और इक्वल टू जो हो जाएगा वो dx होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 1 बचा और a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और dz 1 dx, ठीक है। अब इसको हम समाकलित करेंगे तो समाकलन करने पर हमें क्या मिलता है, z के सापेक्ष 1 का समाकलन करेंगे तो z आएगा, a स्क्वायर कांस्टेंट है। अब देखिए ये हमारे पास होता है कि अगर हम किसी का जैसे इस तरीके से फॉर्म है ये, और क्या होता है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला हमारे पास होता है कि 1 अपॉन a और tan इनवर्स z अपॉन a, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होगा। तो हम इसको देखने वाले हैं, देखिएगा z माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन a हो जाएगा और tan इनवर्स z अपॉन a हो जाएगा और 1 का जो x के सापेक्ष समाकलन होगा वो होगा x और प्लस में c हो जाएगा। अब यहाँ पर z की वैल्यू x प्लस वाई हमने रख दी, जहां पर z है वहीं पर हम रख देंगे, यानी कि z ऊपर है यहाँ तो x प्लस वाई हुआ और नीचे a है और यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, सभी को एक जगह लेके आएंगे और एक जगह लेके आने पर y की वैल्यू जो निकली हमारे पास वो आई है a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन a और प्लस में c, यही हमारे पास अवकल समीकरण हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है a स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर और dy इक्वल टू 0 को हल करना है। 97-99 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिएगा सबसे पहले हमने इक्वेशन को एज इट इज लिख लिया है। इक्वेशन को लिखने के बाद हमने क्या किया कि दोनों पार्ट्स को अलग अलग लिख लिया है, यानी कि इस देखिएगा जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, दोनों को अलग अलग किया तो ये माइनस का चिन्ह जो है जो इधर जाकर के माइनस वाली प्लस हो जाएगी और प्लस वाली माइनस हो जाती है। दोनों को हमने इक्वल में लिखा, दोनों को इक्वल में लिखने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलता है, देखिएगा कि ये जो dx है इसको हम जो है इस dy के साथ ही ले आए और जब इसको साथ ले आए तो हमें पता है कि हमें क्या करना है कि x प्लस वाई को हमें v मान लेना है और y इक्वल टू v माइनस एक्स हो जाएगा। तो dy अपॉन dx जब इसका हम अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कि dv अपॉन dx माइनस 1। और अब इसको हमने क्या करना है कि इसको हमें इस इक्वेशन में रख देना है, इसको हमें इस इक्वेशन में रख देना है। तो इस इक्वेशन में जब हम रखेंगे तो देखिएगा x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो क्या बनेगा, v का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। dy अपॉन dx क्या बनेगा, dy अपॉन dx यहाँ से रखेंगे तो dv अपॉन dx माइनस 1 बन जाएगा। और इस साइड में हम क्या करेंगे कि a स्क्वायर और 2x तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो y है ये बन जाएगा y माइनस एक्स, क्योंकि y इक्वल टू वाई माइनस एक्स आया हुआ है। और यहाँ पर जो y का होल स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा, v माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केवल हमने y की वैल्यू को पुट किया है। y की वैल्यू को पुट करने के बाद आप देखिए v अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास ये बनेगा v स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आती है। अब देखिएगा इसको हमें क्या क्या करना है कि 2xy माइनस का है 2xy प्लस का है, इसको कट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास अब 2x स्क्वायर और माइनस 1x स्क्वायर है तो क्या बचेगा, 1x स्क्वायर बचेगा प्लस का, तो v स्क्वायर dv अपॉन dx इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो समाकलन जब हम करेंगे तो समाकलन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा वी स्क्वायर डी और ये एक्स इधर चला जाएगा तो एक ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। जब इसका समाकलन करेंगे तो देखिए वी स्क्वायर का आएगा वी क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 3। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप थर्ड की बात करते हैं। तो टाइप थर्ड में क्या करना पड़ता है कि समघात अवकल समीकरणें होती हैं और उन समीकरणों का अवकल समीकरण निकालना होता है। तो देखिएगा समीकरण हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0 को इसको हल करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। दोनों को पहले अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने पर हमें क्या मिला कि जो dy अपॉन dx है ये वाला x इस dy के नीचे आ जाएगा और ये 2xy जो है इसके नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy हुआ। क्योंकि हमारे पास देखिएगा ध्यान से यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप सोचेंगे क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये बदल जाएगा, ठीक है। और हमने देखा कि ऊपर भी घात 2 है, ऊपर भी घात 2 है और नीचे भी घात 2 है। तो ये समघात समीकरण है। समघात समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, y को vx मानना पड़ता है और जब इनका अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन ds आएगा, ये हमने बताया हुआ है। अब देखिएगा जब हम इन इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू क्या रखी जाएगी, ये रखी जाएगी, ठीक है। dy अपॉन dx की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये रख देंगे और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो भी हमारे पास इक्वेशन है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू हमने ये रखी तो ये आ गई, ठीक है, और एज इट इज ये हो गया। अब v और x के फॉर्म में हमने इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बना करके हमें आगे जाकर अवकलन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y को हमने क्या माना था, vx माना था, ठीक है। y को हमने क्या माना था, vx माना था। तो y का अगर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, vx का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों का स्क्वायर हुआ और दोनों का स्क्वायर होने के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और 2x और y को फिर से vx लिखेंगे और b प्लस एक्स dv अपॉन dx ये एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद नीचे भी x कॉमन लेने के बाद देखिए नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट और ये बचेगा v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v और v प्लस एक्स dv अपॉन dx यहाँ पर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर आगे चलने पर हमें क्या प्राप्त होता है कि जो x dv अपॉन dx है उसको एक अकेला रहने देंगे और जो v है उसको v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v के साथ ले जाएंगे तो माइनस v हो जाएगा, प्लस v था इधर जाकर के माइनस v हो जाएगा। अब v के अपॉन में 1 मान करके इसको एलसीएम लेंगे तो v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस v इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन 2v। अब यहाँ पर x dv अपॉन dx है, कहाँ से, यहाँ, ये तो एज इट इज है, लेकिन ये जो हमारे पास है इसमें से हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया। तो माइनस कॉमन करने के बाद हमारे पास क्या बचता है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास ये 2v है इसको हम ऊपर ले आए तो 2v हुआ, 1 प्लस वी स्क्वायर इसको नीचे ले आए और ये dv एज इट इज है, dv हमारे पास सेम है, ठीक है। और देखिएगा ये जो हमारे पास x है, ये वाला जो x है ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन x बनेगा और ये जो x है सॉरी dx है ये इसके साथ जाएगा तो ये दोनों वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में आ गए। अब इसको क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन कर देना है। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा अगर हमारे पास ये फॉर्म आती है 2v dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर तो ये जो होगा ये हमारे पास जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास log 1 प्लस बी स्क्वायर होगा और देखिएगा 1 माइनस एक्स का लॉग होता है तो माइनस लॉग एक्स हो जाएगा और इसका लॉग सी ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो log 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग सी अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन एक्स होगा क्योंकि log और log को कंपेयर कर देंगे और कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये बनता है। और ये देखिएगा v की वैल्यू क्या होगी, जब y इक्वल टू वी एक्स माना था तो v इक्वल टू क्या होगा y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो v की जगह पर y अपॉन एक्स रखा तो हमारे पास ये बन जाता है और इसके बनते ही हम क्या करते हैं कि इसके अपॉन में 1 मानने के बाद x ऊपर गुना करेगा तो x प्लस वाई स्क्वायर होगा और अपॉन में x स्क्वायर होगा इक्वल टू c अपॉन x। अब ये x स्क्वायर जो है c के मल्टीप्लाई में जाएगा, c के मल्टीप्लाई में जाने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पर सी एक्स स्क्वायर अपॉन x बचेगा तो ये हो जाएगा, इधर क्या बचेगा सी एक्स बचेगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, यही हमारे पास क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप फोर्थ में हम क्या करते हैं कि समघात में परिवर्तनशील समीकरण, रिड्यूसिबल टू होमोजेनिटी। अब इसको हम करते हैं dy अपॉन dx 2x प्लस 2y प्लस 3 अपॉन x प्लस y प्लस 1 को हल करेंगे तो ये 1995, 97, 99 आया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब हमारे पास समघात में परिवर्तनशील समीकरणों की अगर बात करते हैं और ये फॉर्म हमें मिलती है तो इस फॉर्म में समीकरण को देखने के बाद हम क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू जेड मानेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू जेड हमें मानना है, क्योंकि घात भी हमारी सेम है, समघात समीकरण है। तो x प्लस वाई इक्वल टू जेड मान करके इसको अवकलित करेंगे तो हमारे पास बनता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स बनेगा, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1। ये जब बनेगा तो हमें क्या करना है कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है, ठीक है, जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1, वो क्या कर देना है, वो हमें प्लेस कर देनी है कहाँ पर, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, तो देखिएगा जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पर तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर इक्वल में रख दी, यानी दोनों इक्वल हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या रखी, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1। अब डी जेड अपॉन डी एक्स तो इस साइड ले लेंगे और माइनस 1 जो है इसके साथ आएगा तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और प्लस में आने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से कि 2x 2y प्लस 3। ठीक है, तो इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस वाई बचेगा। अब नीचे भी x प्लस वाई और प्लस 1 है, तो हमें पता है कि x प्लस वाई हमने क्या माना था, z। अभी देखिएगा यहाँ पर देखिए x प्लस वाई हमने क्या माना था, z माना था, और x प्लस वाई जब हमने z मान लिया तो हम यहाँ पर z रख सकते हैं, तो 2z प्लस 3 अपॉन z प्लस 1 प्लस 1। अब क्या करेंगे, इस अपॉन में 1 मान करके हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पर 2z प्लस 3 प्लस z प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 बनता है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो है हमें प्राप्त होता है ये। ठीक है, ये प्राप्त करने पर हमें क्या मिला कि वेरिएबल सेपरेबल कंप्लीट हो चुका है। वेरिएबल सेपरेबल कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन करने पर देखिएगा फिर से z प्लस 3 अपॉन 3z प्लस 4 बना। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से करते हैं कि जो आंशिक भिन्न है यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल के मेथड से इसको सॉल्व करने पर और हमें जो प्राप्त होता है वो होता है इंटीग्रेशन 1/3 माइनस 1/3 3z प्लस 4 dz। ठीक है, इधर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होता है वो 1/3 कांस्टेंट है, तो z का जो z का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि जो कांस्टेंट होता है और उसको हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर वही आ जाता है जिसके सापेक्ष हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो 1/3 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, z। अब यहाँ 1/3 कांस्टेंट हो जाएगा, 1/3 क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, और ये 1/3z प्लस 4 में ये क्या होगा, लॉग का फॉर्म बन रहा है, तो log 3z प्लस 4। हमने क्या कहा था कि जो z के मल्टीपल होता है उसको हम नीचे रख देते हैं, तो नीचे 3 आ जाएगा और x प्लस c। ठीक, अब z की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई है, यहाँ पर भी z की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई रख देंगे। ठीक है, इस 3 से ये मल्टीप्लाई करेगा 3 तो 1/9 बन जाएगा और x प्लस c। अब देखिएगा इनको हमें क्या करना है कि 1/3x, ठीक है, और ये वाला माइनस x। ठीक है, 1/3y आएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई भी करेगा तो 1/3y माइनस 1/9 और log 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू में c। क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2x/3 आएगा, बाकी सब एज इट इज है। ठीक, अब हमने क्या किया कि इन सब का एलसीएम लिया तो एलसीएम 9 आएगा, और जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 6x प्लस 3y माइनस log 3x प्लस 3y प्लस 4 आएगा, और 9 की जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगी c से, और हमारे पास जो आएगा वो माइनस 6x प्लस 3y माइनस log 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 9c आएगा, और 9c को हमने जो है एक अदर कांस्टेंट मान लिया है जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है टाइप 5, रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या हम बोल सकते हैं लेबनिज रैखिक समीकरण। हमने बताया था कि रैखिक अवकल समीकरण को लेबनिज रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व की जाती है, इस क्वेश्चन के माध्यम से देखिएगा। समीकरण x प्लस 1 dy/dx माइनस 2y इक्वल टू x प्लस 1 का पावर 4 है और इसको हल करना है। ठीक है, तो हमने जो है पहले इक्वेशन ऐसे ही लिख लिया। इक्वेशन को लिखने के बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, dy/dx के मल्टीपल में जो भी है उससे हमने क्या किया, दोनों तरफ भाग कर दे। दोनों तरफ भाग करने पर हमें जो प्राप्त होता है ये होगा।
ठीक है। अब ये जो फॉर्म बनी, ये फॉर्म dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की बनी, तो इससे हम तुलना करेंगे तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, देखिए यहाँ पर p प्लस का है तो p की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस 1, q की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर x प्लस 1 और इसकी पावर ऑफ 3। ठीक है। अब समाकलन गुणनखंड निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। हमें पता है इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन p dx, तो p की वैल्यू क्या है माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। तो इसका जब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिएगा e की पावर में इंटीग्रेशन करना है, e का नहीं करना है, तो e तो बेस में ऐसे ही रहेगा और पावर में क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉन्स्टेंट आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटीग्रेशन के अंदर होगा और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा लॉग के फॉर्म में होगा। और देखिएगा हमें पता है कि m log n इक्वल टू क्या होता है ये होता है n की पावर m और ये log की फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी कि जो log से पहले होता है वो n की पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही हमने किया कि -2 जो है वो log के फंक्शन के फॉर्म जो पावर है उसमें चला गया। और देखिएगा अगर कभी भी आपको दिखाई दे कि e की पावर ऐसे दिखाई दे कि e की पावर log x, तो हम उसको सिंपली x लिख सकते हैं। ठीक है। e और log का कंपेयर करके हम जो log का फंक्शन है उसी को हम सिंगल लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या होगा e और log को कंपेयर करेंगे तो हम क्या होगा e की पावर अगर log में है, ठीक है, तो वो जो है हट जाता है, तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 जो है वही आएगा, तो इंटीग्रेशन फैक्टर की ये इक्वेशन बन जाएगी। अब समीकरण का जो हल है इस फॉर्मूले से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है। इस फॉर्मूले से हम प्राप्त करेंगे, हमें पता है कि y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि जैसे हमने लिखा कि 1 प्लस एक्स और इसकी पावर ऑफ कितनी है -2। ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी और इक्वेशन प्राप्त करने के बाद हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या होगी, अवकल समीकरण होगी। ठीक है। इक्वेशन हम अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप में हम क्या देखने वाले हैं कि जो भी हमारे पास रेखिक रूप में परिवर्तनशील समीकरणों का हल है उसको देखेंगे। तो हमें पता है कि जो हमारे पास समीकरण होती है तो वो ये होगी। ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास ये इक्वेशन रहती है जो है रेखिक रूप में परिवर्तनशील समीकरणों का हल। अब देखिएगा इसको कैसे हल करते हैं। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, जो क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर सेक एक्स को हल करो। ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि वाई स्क्वायर से भाग करने पर जो हमें प्राप्त होगा, देखिए हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब 1 अपॉन वाई को जब हमें z मान लेना है और z मानने के बाद हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा -y-2। ठीक है। -y की पावर -2 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dz अपॉन डी एक्स बन जाएगा। अब इसको -y स्क्वायर को -y का जो स्क्वायर है वो माइनस में है और dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dz अपॉन डी एक्स ये बनेगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, देखिएगा इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन है हमारे पास कि 1 अपॉन वाई। ठीक है। 1 अपॉन वाई को z माना और y के पावर -2 और dy अपॉन डी एक्स इसको हमने क्या माना है, dz अपॉन डी एक्स माना। लेकिन यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो हम पहले ही माइनस लगा देंगे। तो y पावर ऑफ -2 dy अपॉन डी एक्स को हम क्या करेंगे, dz अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद हम क्या करना है कि 1 अपॉन वाई को z लिखेंगे। 1 अपॉन वाई को z लिखने के बाद हम यहाँ पर देखिए z tan x आ जाएगा इक्वल टू में sec x रहेगा। अब हमें क्या करना है, माइनस से दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई कर देनी है, तो dz अपॉन डी एक्स माइनस z tan x माइनस sec x आ जाएगा, जो किसकी फॉर्म में है, dz अपॉन डी एक्स प्लस pz इक्वल टू q के रूप में रेखिक समीकरण है। अब इसको क्या करेंगे, p की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो p की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू है -tan x और q की वैल्यू है -sec x। तो यहाँ पर ये लिख देंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन फैक्टर आप निकाल लीजिएगा। इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू प्लस में cos x आएगा और समीकरण का हल यहाँ पर हम निकालेंगे। अब जब हम इसका समीकरण हल देखेंगे तो देखिए इक्वेशन हमारे पास z की फॉर्म में बनेगी, तो z की फॉर्म में इक्वेशन हम बनाएंगे तो z इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटीग्रेटिंग q इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस c बन जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा इंटीग्रेशन फैक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी cos x। इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू जो है वो हमारे पास है cos x, तो हमारे पास बन जाएगा z cos x और माइनस के q की वैल्यू हमारे पास है, देखिए q की वैल्यू हमारे पास क्या है, q की वैल्यू हमारे पास दी हुई है माइनस के sec x और इंटीग्रेशन फैक्टर की है cos x dx प्लस c। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें जो प्राप्त होगा, देखिएगा z cos x तो एज इट इज रहेगा, sec x और cos x, देखिए sec को हम कह सकते हैं 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं और इंटू में cos x यहाँ पर है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या माइनस इंटीग्रेशन dx बचेगा। तो हम यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे हमें प्राप्त होगा cos x इक्वल टू -xy प्लस cy। यही हमारे पास क्या होगा, अभिष्ट समीकरण का हल होगा, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई cos
x इक्वल टू वाई की पावर n साइन 2x को हल करो। 2009 में, 1993 में, 99 में, 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हमें इक्वेशन दी हुई है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास y की पावर n है उसको हम इधर ले आएंगे। इधर लाने पर ये 1 अपॉन y की पावर n, और ये यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx हो जाएगा, और प्लस में y अपॉन y की पावर n cos x इक्वल टू साइन 2x हो जाएगा। यहाँ आने पर हमें क्या देखना पड़ता है कि जो हमारे पास y है उसको हमें जब नीचे लाएंगे तो वो जो है -1 की पावर में आएगा, और -1 की पावर जो है y और y दोनों सेम बेस है तो ऐड हो जाएगी, तो n -1 y की पावर में आ जाएगा। cos x sin 2x इक्वेशन नंबर 1 हमने यहाँ पर मान ली है। अब हमने क्या किया कि माना 1 अपॉन y की पावर n-1 को z माना, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर y की पावर 1 - n इक्वल टू z के फॉर्म में इसका अवकलन करेंगे। ठीक है, अवकलन हम जब करेंगे तो पहले इसको एक फॉर्म में बना लेंगे, जो फॉर्म बनेगी y और 1 - n और z। ये कैसे बनी आइए देखते हैं। देखिए हमें पता है कि जो हमारे पास है y अपॉन y की पावर n-1 है, तो जब हम इसमें ऊपर इसको ले जाएंगे तो y की पावर -n-1 होगा। ठीक है, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -n और +1 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ही हम लिख सकते हैं कि 1 - n। ठीक है, तो y की पावर 1 - n इक्वल टू z। अब इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर हमें ये प्राप्त होगा, और इसको सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होने वाला है y की पावर n नीचे आएगा, यानी कि 1 अपॉन y की पावर n dy अपॉन dx, और 1 अपॉन 1 - n dz अपॉन dx। इसको देख लीजिएगा। इसके बाद समीकरण 1 में यह मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ पर है, इस पे पहले देख लीजिएगा। समीकरण 1 हमारे पास ये थी, तो 1 अपॉन y की पावर n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1